इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेशन में आज तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सा टॉपिक डेरिवेशन आपको देखना है और कहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखना है, और कौन कौन सा टॉपिक प्रीवियस ईयर में फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। इसमें हम लोग डेरिवेशन पार्ट देखेंगे, कौन कौन सा फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, और कहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा आता है। ठीक है, एमसीक्यू भी यहाँ से आता है, कुछ डायग्राम बेस्ड भी है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। छोटा सा एक फार्मूला है, सबको पता है ये। आई इक्वल करंट कितना होता है, चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे, और चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड टाइम। ठीक है, बेसिक से फार्मूला ये। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या आता है, समटाइम्स एन फाइंड करने के लिए आता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में। एक कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, टाइम टी के लिए, ठीक है, देन कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इक्वल एन ई डिवाइडेड टी। एन कितना आ जाएगा, एन इक्वल करंट इनटू टाइम डिवाइडेड ई। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। क्लियर है, तो बेसिकली एमसीक्यू के फॉर्म में आता है ये। सेकेंड टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिक है, सबको पता है ये। V इक्वल आई आर। ठीक है, V इक्वल आई आर, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर करंट इंक्रीज करेंगे वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज हो जाएगा। इसका ग्राफ भी एमसीक्यू के फॉर्म में कभी कभी आ सकता है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, उसको आपको देख के जाना है। जैसे अगर मैं वी आई वर्सेस एक डायग्राम ड्रॉ करूं, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके कोई सा भी ग्राफ बनाएंगे इस टाइप का, तो वो हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, बेसिक चीज है इसमें, इसको मार्क कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है R इक्वल रो एल डिवाइडेड ए। बेसिक चीज, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझना है इसको। R इक्वल रो एल डिवाइडेड ए। क्लियर है, तो रो का मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी। रो रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर मटेरियल सेम है देन रो का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर कोई रॉड है, कंडक्टर है, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ इंक्रीज कर दिया या फिर इसका एरिया इंक्रीज कर दिया, तो रो सेम रहेगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि मेटल तो सेम है, मटेरियल सेम है। जब मटेरियल चेंज कर देंगे देन रेसिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है क्या। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट और ध्यान रखना है आपको। कई बार यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में, अगर एक कंडक्टर है उसका लेंथ इंक्रीज हो गया देन रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, एरिया इंक्रीज हो गया, रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर हो गया जिसका लेंथ L है और एरिया A हो गया। अगर इस कंडक्टर का लेंथ स्ट्रेच किया जाएगा, स्ट्रेच करके डबल कर दिया जाएगा, तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अगर लेंथ डबल हो जाएगा, सपोज लेंथ इसका डबल हो गया 2L, तो एरिया कम हो जाएगा। कितना कम होगा, एरिया हाफ हो जाएगा। जिस वे में लेंथ इंक्रीज होगा उसी वे में एरिया डिक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए लेंथ हाफ हो गया, अगर लेंथ हाफ हो जाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाएगा। जैसे लेंथ हमने हाफ कर दिया, ठीक है, लेंथ हाफ हो गया तो एरिया ज्यादा हो गया, 2A हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सबका वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं, वॉल्यूम यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया इक्वल वॉल्यूम। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, 2L इंटू A बाई 2, 2 कट हो गया, L इंटू A वॉल्यूम मिल गया, L बाई 2 इंटू 2A, 2 कट हो गया, अगेन यहाँ पे हमें L इंटू A, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर लेंथ डबल हो रहा है तो एरिया हाफ हो जाएगा,
लेंथ हाफ हो रहा है, एरिया डबल हो जाएगा। बेसिक चीज रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक करंट डेंसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है यहाँ पे आपको थीटा क्या होगा यहाँ पे। सपोज एक एरिया हमने लिया है, यहाँ पे एरिया ऐसे रखा गया है, ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल है ये, और इसको ऐसे रखा गया है, ऐसे, क्लियर है कि नहीं, ऐसे रखा गया है, और इधर से ये करंट पास करेगा, क्लियर है कि नहीं, एरिया ऐसे रखा गया है और करंट सरफेस के परपेंडिकुलर पास करेगा। तो सपोज ये करंट हो गया, ये करंट हो गया, और एरिया ऐसे रखा गया है, ठीक है। तो एरिया का अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन फाइंड किया जाए तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे होगा, परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन, ये करंट है, ठीक है ना, ये करंट है, और इस सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन भी करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा है। एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब एक ऐसा डायरेक्शन जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। एग्जांपल के लिए जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड का परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो सरफेस है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर और करंट का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे सेम है। तो करंट डेंसिटी J इक्वल I डिवाइडेड E, ठीक है। अगर मान लीजिए सरफेस और करंट का डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू द सरफेस सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, सरफेस ऐसे बनाया गया है, करंट ऐसे पास कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन अब सर ये ऐसे रखा गया है, ठीक है, इंक्लाइन करके रखा गया है। तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आएगा, क्या परपेंडिकुलर ऐसे आ गया एरिया, ठीक है। तो एरिया का वही डायरेक्शन हमें लेना है जो करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। इस एरिया वेक्टर का केवल उसी डायरेक्शन को करंट डेंसिटी में कंसीडर करना है जो करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। तो सपोज एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस एरिया वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, पहला ये ए साइन थीटा जिसका कोई काम नहीं है, और दूसरा ए कॉस थीटा, इसका काम है, क्योंकि अब ए कॉस थीटा करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमारा यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड ए कॉस थीटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल जे ए कॉस थीटा, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कॉस थीटा है मतलब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, आई इक्वल जे डॉट। तो बेसिक चीज समझना है कब ए कॉस थीटा रखना है, कब नहीं रखना है। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड नॉर्मल टू द सरफेस के नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट के बीच का एंगल है ये थीटा, क्लियर है, इसको भी मार्क कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी न किसी एक सेट में डेरिवेशन जरूर आ जाता है या फिर न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है, क्लियर है कि नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ डिवाइडेड एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है। डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, टाउ क्या है यहाँ पे, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल और प्लस 2 मार्क में एक्सप्रेस करने के लिए आता है, राइट एंड एक्सप्रेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो आई इक्वल एन ई ए
VD, ये एक्सप्रेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, जो भी आपके पास नोट्स होगा उससे पढ़ना है। सपोज यहाँ पे अगर बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड बाय एरिया, तो करंट को एरिया से डिवाइड कर देंगे और इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, एरिया एरिया कट हो जाएगा, एरिया एरिया कट हो जाएगा, ये बच जाएगा। करंट डिवाइडेड एरिया क्या मिल जाएगा, ये हमारा करंट डेंसिटी बन गया NEVD। तो यहाँ पे एक और रिलेशन आ गया, ये हो गया रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको भी पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए इसको। न्यूमेरिकल नेक्स्ट टॉपिक, डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आपके पास जो भी नोट्स होगा वहां से पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। फ्रीक्वेंटली तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही आता है। ठीक है, मोबिलिटी, मोबिलिटी में क्या पढ़ना है, डेफिनीशन प्लस फार्मूला याद रखना है इसका, और इसका SI यूनिट याद रखना है, केवल इतना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, मोबिलिटी इसको भी मार्क कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, MCQ हो या फिर न्यूमेरिकल के बेसिस पे। सपोज मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर कंडक्टर का रेसिस्टेंस R1 है और T2 टेम्परेचर पर कंडक्टर का रेसिस्टेंस R2 हो गया। यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर T1 पे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस R1 है और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे T2 आ जाएगा और T2 टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस R2 हो गया। देन R2 इक्वल R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ पे अल्फा भी फाइंड करने के लिए आता है, अल्फा क्या होगा, फाइनल रेसिस्टेंस क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इस पे न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, एक एग्जांपल है और एक एक्सरसाइज में भी, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा ये तो आपका रेसिस्टेंस हो गया। इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी ρ2 इक्वल ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। फार्मूला सेम रहेगा, बस रेसिस्टेंस की जगह पे रेसिस्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम तरीके से कैलकुलेशन होगा, बस आपको यहाँ पे रेसिस्टिविटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे MCQ के फॉर्म में ये भी पूछा जाता है, ग्राफ आता है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी मेटल है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर के केस में पूछा जाता है या फिर एलॉय के केस में पूछा जाता है। फॉर मेटल इसका ग्राफ बनेगा रेसिस्टिविटी टेम्परेचर, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। फॉर एलॉय, एलॉय एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम एक एलॉय होता है, और मेटल के केस में एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है कॉपर मेटल। ठीक है, तो एलॉय के लिए ग्राफ क्या बनेगा, ये रो हो गया और ये टेम्परेचर हो गया, इसका ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। अंतर क्या है, यहाँ पे मेटल के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और एलॉय के केस में टेम्परेचर इंक्रीज तो हो रहा है, रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, बट धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है सबको। फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसका ग्राफ कैसे आएगा, रो टी, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। तो मेटल के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा रैपिडली,
तेजी से इंक्रीज होगा, ठीक है। एलॉय नाइक्रोम के केस में यहां पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा, बट स्लोली, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, ग्राफ यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ग्राफ नीचे आ जा रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेसिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ। यहाँ से न्यूमेरिकल 100% आना चाहिए और प्रीवियस ईयर्स में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है यहाँ पे, तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। जिनको बहुत लोगों को डर लगता है कि फिजिक्स एग्जाम कैसे देना है, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में तो बहुत सारा चैप्टर ऐसा है, अगर केवल उस चैप्टर को पढ़ लेंगे फेल होने का कोई डर ही नहीं है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर्स बहुत बार रिपीट हुआ है, उसको आपको स्किप नहीं करना है। ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस होगा, V इक्वल ईएमएफ माइनस आई आर, V इक्वल ईएमएफ प्लस आई आर। तो V इक्वल ई माइनस आई आर कब होगा, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है, सेल का करंट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो सेल डिस्चार्ज होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना है। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब सेल चार्ज होगा। जब सेल को चार्जिंग करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सेल को डिस्चार्ज करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, एक सेल दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस है, ईएमएफ है, तो यहाँ पे सेल का चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग होगा, क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है एक्सटर्नल में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो सेल से करंट विथड्रॉ किया जाएगा, यानी कि सेल डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे सेल यहाँ पर डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्जिंग केस में ये वाला, चार्जिंग केस में ये वाला, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फार्मूला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कई बार यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस, स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे सॉल्व करना है, फार्मूला हमारे पास, इसको लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये वाला V इक्वल ईएमएफ माइनस आई आर, तो आई आर इक्वल V E माइनस V, R इक्वल E माइनस V डिवाइडेड I, ठीक है। और I क्या होता है, I इक्वल V डिवाइडेड R, I इक्वल V डिवाइडेड R। तो अगर I की जगह पे V डिवाइडेड R रखा जाएगा तो E माइनस V डिवाइडेड R, R ऊपर चला जाएगा तो R इक्वल R E माइनस V डिवाइडेड कैपिटल V। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्रिक्वेंटली आ गया है यहाँ से, इसको भी मार्क कीजिए। यहाँ पे डाउट होता है, ध्यान रखना है, कब माइनस रखना है, कब प्लस रखना है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम मिलेगा आपको, वहां से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, अगर आपके पास नोट्स है, जो भी नोट्स है, स्कूल नोट्स या फिर ट्यूशन नोट्स, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एसएल अरोरा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसएल अरोरा बुक अगर आपके पास है देन वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर 2015 के बाद जितने भी इसके बेसिस पे प्रॉब्लम आ चुका है, केवल उतना कीजिए, यहाँ से प्रॉब्लम 100% बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज इन पैरेलल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेल सीरीज में होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर सेल सीरीज में होगा
ठीक है, E1, E2, E3। तो सभी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, सभी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा। तो यहाँ पे आपसे आपको ध्यान क्या रखना है, E2 रहेगा, E3 रहेगा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड है, उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा या फिर इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से आपको 2 मार्क के बेसिस पे आ सकता है। या फिर नंबर ऑफ सेल n हो सकता है, n का मतलब 1 2 3 डॉट 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 n, क्लियर है कि नहीं। अगर नंबर ऑफ सेल n है, सीरीज में कनेक्टेड है, उसके केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। अगर पैरेलल में है, इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो इन दोनों में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको दोनों को ही करना है, बट इसको स्किप नहीं करना है, पैरेलल वाला, इसको ही मार्क कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। 1 किलोवाट आवर इनटू जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल 1 किलो इंटू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है। और वाट का मतलब क्या होता है, पावर का यूनिट है। तो पावर का यूनिट वाट भी होता है और जूल पर सेकेंड भी होता है, जूल पर सेकेंड। तो इस वाट की जगह पे जूल पर सेकेंड लिख देना है, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड का पावर 1 है, सेकेंड का पावर -1 है, ये दोनों सेकेंड कट हो जाएगा। 36 2030 50 जूल, 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, बेसिक चीज है ये। नेक्स्ट, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन और सेकंड लॉ का डेफिनेशन। फर्स्ट लॉ क्या है, किसके बेसिस पे है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ किसके बेसिस पे है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बनता है, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एसर्शन रीजन के बेसिस पे एमसीक्यू भी बन जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो इसमें किरचॉफ लॉ का यूज करके यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लॉ में क्या है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट ए पार्टिकुलर जंक्शन। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकुलर जंक्शन है, इसमें दो करंट एंटर कर रहा है, I1 I2, और तीसरा करंट, तीसरा और चौथा करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये I3 हो गया और ये I4 हो गया। तो जितना करंट जंक्शन पे एंटर करेगा उतना आउट होगा, यानी कि इंटर करने वाले सभी करंट को प्लस कर देना है, इक्वल आउट बाहर जाने वाले सभी करंट को प्लस कर देना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत लोग को डाउट होता है, ठीक है, साइन यहाँ पे बनाने में डाउट होता है। तो साइन के लिए आप अच्छे से कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और इसके बेसिस पे इन दोनों इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल आता है यहाँ पे, ठीक है। हमेशा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर टाइम है देन इन दोनों को प्रैक्टिस करना है जरूर। Last topic, Wheatstone bridge and proof. Wheatstone bridge, ये सेल हो गया, P Q R P Q R S,
ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एक लगाया गया है। तो इसका बैलेंस्ड कंडीशन क्या है? फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन क्या है? P डिवाइडेड Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड S। अगर ऐसा दिया गया है P डिवाइडेड Q R डिवाइडेड S, देन बीच वाले वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बीच वाले वायर में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन में है, देन आपको समझना है मिडिल वाले वायर यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसको सिंपली हम हटा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसका प्रूफ देखना है। और इसमें ओवरऑल देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जहां पे 3+2 5 मार्क में आ सकता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसमें से ये नंबर 10 से लेकर के नंबर 14 तक इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। यहाँ से 100% आएगा और हर सेट में आएगा यहाँ पे। ठीक है,